अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारे दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। आज आगाज़ करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाखों करोड़ों दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। नाजरीन, आज इस मरतबा ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलम के लिए आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर रहमत बन के आए, इसीलिए आपको रहमतुल लिल आलमीन हम तमाम कहकर मुखातिब करते हैं। और इस मरतबा अशरा रहमतुल लिल आलमीन भरपूर अंदाज से पाकिस्तान भर में मनाया जा रहा है, बल्कि दुनिया भर में हमेशा की तरह। वैसे तो हर लम्हा बलम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से आपकी हम्दो सना में हर लम्हा गुजरता है पूरी दुनिया भर में, लेकिन इस ख़ास मौके पर पाकिस्तान में इस मरतबा पूरे जोश व खरोश से और मज़ीद इसके अंदर एक जान डालकर, इसके अंदर एक और मज़ीद अक़ीदत डालकर इस मरतबा हम इस बहुत मुबारक मौके को मना रहे हैं। और इस हवाले से ही प्रोग्राम का आज का आगाज़ करेंगे। और मैं गुजारिश करूँगी अपने मेहमानों से भी कि इसके हवाले से दो चार जो भी हम वक्त ये तो ऐसा मौजू है कि इसके ऊपर हम जितनी तवील बात करें कम है, लेकिन इसके ऊपर हम अपने एक अक़ीदत के एक शो ऑफ अक़ीदत के तौर पर जो भी हम कह सकें, एक दो लाइंस हम इसी से बात का आगाज़ करेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से, आपके किरदार के हवाले से हमारी आज की गुफ्तगू का आगाज़ हम रखेंगे। और फिर अपने जो मेन मौजू है नाजरीन, उसकी जानिब भी रुख करेंगे। पहले सेगमेंट के तहत अपोजिशन का जो इत्तेहाद है, इस हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं। जो PDM के अलाइंस के तहत अपोजिशन एक मरतबा फिर मुतहर्रिक होती हुई नज़र आती है। वैसे तो पीपल्स पार्टी ने इससे एग्जिट किया, लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि एक खासा धीमा जो एक लेवल था वो PDM ने हिट किया। और जो एक पूरा पिछले साल हमने देखा था कि जलसे जुलूस और जो रैलीज वगैरह थी, उनके नतीजे में जो PDM ने एक मोमेंटम एक गेन किया था, और उसके बाद कहा जा रहा था कि बाकायदा मार्च किया जाएगा या आगे की हिकमत अमली बनाई जाई थी, वो तमाम चीज़ें नाजरीन मध्यम पड़ी। फिर उसके बाद अब एक नई जान ऐसा मालूम होता है कि PDM चाहते हैं कि इस उनके अलाइंस में पड़े PMLN और JUI मौलाना फजल रहमान के तहत। इसकी दो लीडिंग जमातें हैं और जाहिर है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब भी इस पूरे अलाइंस को लीड कर रहे हैं। कल फैसलाबाद में खासा एक पुरजोश एक रैली रही, और जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने PMLN की नुमाइंदगी की, और उसके फौरी बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपनी जमात की नुमाइंदगी करते हुए और अपोजिशन की नुमाइंदगी करते हुए खिताब किया। अपोजिशन लीडर कायदे हस्ब इख्तिलाफ फिर भी शहबाज शरीफ साहब इस जगह शिरकत ना कर पाए, और इस मरतबा भी उनकी एक एब्सेंशिया तमाम इतराफ़ से महसूस की गई, और ख़ास तौर पर सियासी हलकों में भी इस चीज़ को महसूस किया गया। तो एक तो इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले मैं अपने फौरी तौर पर अपने मेहमानों का रुख करूँ। और मुझे आज एक बड़ा डेकोरेटेड गेस्ट पैनल ज्वाइन कर रहा है। सियासी उमूर पर भी बात करेंगे, और यकीनन हमारा जो आगाज़ रहेगा और हमारा जो शुरू में जो फोकस रहेगा वो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, आपके किरदार के हवाले से। मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है चौधरी जाफ़र इकबाल, साबिक वफाकी वज़ीर और स्टॉलवर्ट हैं आप PMLN के। बहुत शुक्रिया जाफ़र साहब आपकी मौजूदगी के लिए चौधरी साहब। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं नाजरीन बज़रिया स्काइप सेनेटर ऑन अब्बास पप्पी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वंस अगेन अ वेरी पर्टिनेंट वोकल वॉइस फ्रॉम हिज पार्टी। बहुत शुक्रिया ऑन साहब आपकी मौजूदगी के लिए, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। चौधरी साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। फरमाइएगा, एक तो योर 2 सेंट्स। अशरा रहमतुल लिल आलमीन इस दफ़ा हम भरपूर जोश व खरोश से मना रहे हैं, और पिछले जो दफ़ा के मुकाबले में जितने पिछले मुकाम रहे हैं इस हवाले से, उन सब से ज़्यादा इस मरतबा हमने इस चीज़ को मनाने की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा साकी कौसर शाफ़ी मैशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारे मुकामात पर बड़े मुख्तलिफ़ अंदाज में मुखातिब किया, लेकिन एक ये चीज़ कि सारे जहान के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। कुफ़र का मुआशरा, जहालत का मुआशरा और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की तालीमात का इख्तिताम मक्का में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ, और उसका अरूज क्या था? अरूज ये था कि एक ऐसी रियासत कायम की जाए, एक ऐसा निज़ाम हुकूमत कायम किया जाए जो अदल पर मबनी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त अक़वाम आलम ने देखा, और देखा ही नहीं बल्कि वो इस्लाम का नूर फिर खुलफ़ा राशिदीन और उनके बाद आने वाले लोगों के ज़रिए अक़वाम आलम तक पहुँचा। तो आज भी मुसलमान जहाँ कहीं भी हैं, उनकी सियासत, मैं क्योंकि सियासतदान हूँ,
किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो तो पेश नज़र ये रहना चाहिए कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के ऊपर चलते हुए अपने अपनी जगह पे वो किरदार अदा करें कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अमली ज़िंदगी थी वो नमूना हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी नज़र आए। बेशक, बहुत शुक्रिया, आपने इतना हसीन और बेहतरीन ट्रिब्यूट, और इस पे वही बात है नाजरीन कि जितना हम कहें कम है। सेनेटर साहब, आपकी जानिब रुख करूंगी इसी बात पर, इसी हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ट्रिब्यूट के हवाले से आप अगर कुछ और शामिल करें इस बात में। बहुत खूबसूरत बात की है चौधरी साहब ने। यकीनन मैं उतनी अच्छी गुफ्तगू नहीं कर सकता जितनी कैसर ने की है, लेकिन आज सिंपल व्यू है। मुझे एक चीज याद है जो कि मैं पढ़ी हुई थी, तुम्हारा ईमान कामिल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आपकी मोहब्बत अपने वालिदैन और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे ज्यादा और कुछ हो नहीं सकता। आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल, ऑन साहब। तो वो नहीं हो सकता। एंड आई एम सो ग्लैड कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जैसे कि हमारी तो पूरी गवर्नमेंट का हमेशा से फलसफा ये रहा, हम मदीने की रियासत की बात करते रहे, वो यकीन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उससे हंसना है, उनकी ज़िंदगी है, कि उससे सबक लेके हम भी उस राय रास्ते पे चलें, और जिस तरह मदीने की रियासत कायम होगी, पाकिस्तान भी उसी रास्ते पे लेके जा सके। एंड आई एम सो ग्लैड कि इस मुल्क में हमने बहुत सारे वज़ीर-ए-आज़म और पॉलिटिकल लीडर्स देखे होंगे जो सियासत पे फलसफा तो देते रह गए, लेकिन पहली दफ़ा एक वज़ीर-ए-आज़म देखा कि उसकी जो मोहब्बत है, उसका जो उन्स है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, उसको वो इनकलकेट करते हैं टुवर्ड्स द नेशन, टू द पीपल लाइक अस। यानी कि वो पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म देखा जो अखलाकियात का दर्स भी देता है। एक पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म देखा है जो उनकी ज़िंदगी के बारे में बताता है। मैंने पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म देखा जब मैं सेनेटर बना, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा कि सर कोई ऐसी चीज़ जो आप मुझे बताना चाहें जो मैं ज़िंदगी में आपसे सीख सकूं। तो उन्होंने कहा तुम्हें नमाज का मतलब पता है? तो पहली दफ़ा मुझे 7 मिनट के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने नमाज का मतलब समझाया। इससे ज़्यादा बेहतर, आई एम सो ग्लैड कि अल्लाह ने हमें एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म दिया है जो हुजूर पाक की ज़िंदगी से ना सिर्फ मोहब्बत करता है, बल्कि उस मोहब्बत को फिर आगे अगर आपने प्राइम मिनिस्टर आपका घर देखा हो, तो पहली दफा मैंने एक घर इतना खूबसूरत देखा कि जिसमें उन्होंने अपनी खुशी का इजहार, जिस तरह अपने प्यारों की एक वो विलादत नहीं मनाई जाती, उसका इजहार किया। सो आई एम ग्लैड कि हम इसको गवर्नमेंट लेवल पे भी है, इसको इनिशिएट लेके चल रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, ये वो मोहब्बत है जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बिलाशुबा नाजरीन, ये हम तमाम की तरफ से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम हम जो भी अपनी इसमें कंट्रीब्यूशन रख सकते हैं, और हम तमाम की नाकिस ज़ात और किरदार के तहत जितना हो सके हम उसवाए हुस्ना को अपनाने की कोशिश करें। यही इस मौके पे सबसे बेहतरीन दर्स है, और एटलीस्ट कोशिश में ही अल्लाह फिर बरकत डालता है, और अल्लाह हम तमाम को उनकी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ बात का आगाज़ करते हैं और तमाम जो सियासी एतबार से अब गुफ्तगू है उसको ओरिएंट करते हैं। चौधरी साहब, आपसे बात का आगाज़ करना चाहती हूँ। कल हमने खासी एक कमी महसूस की कायदे हस्बे इख्तिलाफ जनाब शहबाज शरीफ की, और इससे पहले भी हमने देखा कि PMLN के जो आपके अपने इजलास और आपके अपने जो कन्वेंशंस वगैरह हुए, जब मरियम साहिबा थी, नवाज शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब की शिरकत हमने नहीं देखी। दिस इन प्लेस, ठीक है, अगर कोई डिफरेंस है वो अपनी जगह मौजूद है, जिसको ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं, लेकिन क्या आगे की हिकमत अमली के हवाले से, क्योंकि इशूज़ तो बेपनाह हैं, और कल मौलाना साहब ने भी कहा है कि अवाम निकलें, फिर PDM उनका साथ देंगे और PDM उनके साथ होंगे, तो ये फरमाइएगा कि आगे की हिकमत अमली के हवाले से क्या इस दफ़ा PDM अलायंस कुछ ज़्यादा मुतहर्रिक है और कुछ कर पाएगा? आपके साथ इस मरतबा पीपल्स पार्टी भी नहीं है। बहुत शुक्रिया मुना। एक तो सेनेटर साहब गैर सियासी गुफ्तगू करते हुए बहुत सारी सियासी गुफ्तगू कर गए कि पहली बार एक वज़ीर आज़म आया है जो इतनी अकीदत का इजहार कर रहा है। तो इससे पहले आने वाले जिन्होंने अकीदा ख़त्म नबूवत पे मोहर लगाई, और वो सारे असहाब जो उस वक़्त पार्लिमान का हिस्सा थे, जिन्होंने किसी और आने वाले नबूवत के दावेदार के लिए ये कानून बनाया, क्या उनसे भी आपने आगे कोई कदम उठाया? और कुरान की फरियाद एक शायर ने लिखी है कि अकीदत के दावे मुझसे और कानून पे राज़ी गैरों के, यूँ भी रुस्वा करते हैं ऐसे भी सताया जाता हूँ। आपने नबी के उम्मतियों का क्या हाल कर दिया है? फाके करने पे आ गए हैं। आपने उनके पेट का निवाला छीन लिया है, आपने उनकी नौकरियां छीन ली हैं। आपने ये सबक था रहमतुल्लिल आलमीन की ज़िंदगी का। वो तो लोगों के लिए शफकत और रहमत बन के आए थे, और आप तो इस वक्त बहुत बड़ी जहमत हैं। और आपको ये और जितनी अभी मैं शहर से गुजर के आया हूँ, और कल एक साहब TV पे भी फरमा रहे थे कि जितनी लाइटिंग एक बिल्डिंग पर है, शायद 4 या 10 या 20 घरों का चूल्हा उससे जल जाए, बिजली का बिल अदा हो जाए। ज़रा इस नुक्ता नज़र से सोचिए
कि वो नबी मेहरबान सल्लम जो अपने घर के अंदर खाने का एक दिन से ज्यादा का जखीरा नहीं रखते थे, जिनका ओढ़ना बिछोना क्या था, जिनका लिबास क्या था, आज आप कह रहे हैं कि हमने पूरे मुल्क के अंदर अगर बत्तियां जला दी तो ये है उसवा उसना के ऊपर अमल करना। आपने बहुत अच्छा किया, आप दर्श दीजिए, बताइए और खुद अमल करके दिखाइए। और चौधरी साहब ये भी मैं आपकी इस फिक्र से बहुत मुतासर हूं कि आपको मुस्लिम लीग नून के पार्टी मामलात जो कि शायद आपकी नज़र में दुरुस्त नहीं है, बहुत फिक्र है, जाहिर बात होनी चाहिए, क्योंकि आप ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ही इस मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है, और अगर कहीं वहाँ पे इख्तलाफ होगा तो यकीनन आपकी ज़िंदगी भी मुतासर होगी, इस मुल्क का निज़ाम भी मुतासर होगा। देखिए, कल शहबाज शरीफ साहब फैसलाबाद नहीं गए, हुकूमत को पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ गई, चले जाते तो ना बढ़ाना पड़ती। देखिए, बिजली की कीमत बढ़ाना पड़ी तो शहबाज शरीफ साहब चले जाते तो ये काम ना हुकूमत को मजबूरन ये इकदाम उठाना पड़ता। इसी तरह बहुत सारे ये वो नोटिफिकेशन एक नहीं इनसे लिखा जा रहा, नोटिफिकेशन एक इनसे नहीं लिखा जा रहा। अगर वो चले जाते, शहबाज साहब ने तो ये भी कहा था कि मुझे 2 साल लाहौर नैब की कस्टडी में रखा, मुझे पेशावर भेजते, मैं आपको पेशावर मेट्रो मुकम्मल कर देता। तो वो बहुत सारे काम हैं, आप फिक्र ना कीजिए। शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, मियां नवाज शरीफ, हम सब एक हैं, हमारा नारा एक है, हमारा मंशूर एक है, हम बिल्कुल साथ मिल के चल रहे हैं। चौधरी साहब, अगर ये शौकत तरीन साहब को सेनेटर नहीं बना सके, वो भी मुस्लिम लीग नून के इख्तिलाफात की वजह है। चौधरी साहब, ये जरूर फरमाइएगा क्या इस दफा कोई रैली या मार्च, क्योंकि उस मरतबा आपने खासा मोमेंटम पिछले साल में गेन किया और अवाम ने भी जाहिर एक तवक्को लगाई थी कि इसके बाद अब कोई मार्च होगा, कोई वाज़ेह हिकमत अमली। देखिए, हमने जो मोमेंटम बनाया उसके बाद आप अगर वजीराबाद का इलेक्शन देखें, आप डस्का का देखें, आप इख्तियार वली की सीट जो थी जहां इनके वजीर दिफा साहब हैं उसको देखें, फैसल वाडा साहब की सीट को देखें, तो उन सब सीटों वो तो पीपल्स पार्टी ने ली, वैसे जिस पे मिफ्ता साहब, पीटीआई ने तो ना ली ना जी। हाँ, लेकिन उस पे मिफ्ता साहब, हुकूमत ने ना ली, आप लोगों ने ओपोजिशन के पास गई, ओपोजिशन के पास गई, ठीक है जी। फिर उसी मोमेंटम की वजह से आप देख लें कि ये ना केपीके के अंदर कोई ऐसा इनके वो सही हो गया, यानी कि आपका ख्याल है कि ये आपको इलेक्टोरल सियासी जमातें जो मुहिम चलाती हैं वो सियासी शऊर पैदा करने के लिए, और आइंदा का लाहे अमल भी इंशाल्लाह ऐलान करेंगे और उसके ऊपर अमल भी करेंगे। इस हवाले से चौधरी साहब से जरूर मजीद जानेंगे। जी सेनेटर, ऑन टू यू स्ट्रेट, बहुत सारी बातें हैं जिनका जवाब आपने अब जाहिर फरमाना है कि एक तो ये कि डाइवर्जन के तौर पे चौधरी साहब ने ये एक नया एक पर्सपेक्टिव दिया है, ये जो इजाफी रुझान है कीमतों में दीगर अशिया की, कि ये एक डाइवर्जन टैक्टिक है, और पीडीएम का जलसा तो इतना उनके हिसाब से अच्छा था और मायानाज था कि उसको डाइवर्ट करने के लिए इस किस्म की चीजें करनी पड़ी हुकूमत को। अच्छा जी, मैं वो जो पहला एंगल लेके आ रहे थे चौधरी साहब, मैं उसको जो है ना वेल लेफ्ट कर देता हूँ, फिर किसी दिन के लिए। जैसे कि तो कल मरीम बीबी फैसलाबाद में जो फरमा रही, लेट्स थिंक ऑफ एक बड़े दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करते हैं कि मरीम बीबी वहां पे तशरीफ लाई, उन्होंने एज रूटीन एक मड स्लिंगिंग का जो रोल वो पहले प्ले करती है वही प्ले किया, इंस्टीट्यूशंस को मेलाइन किया, लोगों को नाम ले लेके वहां पे मेलाइन करते रहे, महंगाई के ओढ़ के नीचे छुप के उन्होंने जिस किस्म की नेगेटिव एक सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश किया, उसमें एक चीज का जवाब देना भूल गए कि शहबाज शरीफ वहां पे क्यों नहीं आया। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा जो फेलियर है वो है इनकी लीडरशिप का आपस में नैरेटिव का क्राइसिस। ये गुड कॉप बैड कॉप की स्ट्रेटेजी में आप देखिए, आज से एक हफ्ता पहले शहबाज शरीफ साहब गए थे फजल रहमान के पास कि पीएम को लाइव करते हैं, चले जी चले पीएम को लाइव करें, आए जी कल से शुरू कर देते। वो अब इस्लामाबाद में बैठ के एक इवेंट क्रिएट करेंगे कि मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं प्यारा बच्चा हूँ, आप मेरे साथ मामला तय करें। मरियम क्योंकि जनाब बहुत ज्यादा हॉकिस है, वो जब से जलूस है, क्राउड कूलर है, उसको उधर लगा दिया है। एट द एंड इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हवस से इक़्तिदार है, असूल इक़्तिदार नहीं, हवस से इक़्तिदार है। इस पूरी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ 2 सवाल पूछ लें, आपको समझ नहीं लगी इनका नैरेटिव है क्या। इनसे पूछे 2023 में इनका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है, कोई जवाब नहीं आएगा। इनसे पूछे मरियम बीबी जैसे इंस्टीट्यूशन को नाम ले लेके मलाइन कर रही है, क्या सारे इसको इंडोर्स करते, कोई जवाब नहीं देगा। आए बाएं करेंगे, कोई इधर बॉल फेंक देगा। जिस पॉलिटिकल पार्टी का अपना कोई नैरेटिव नहीं है, अपनी कोई एक लाइन लेंथ नहीं है, वो फ्रेमवर्क नहीं है, जहाँ के सारा उसका क्लाउड कंफ्यूज कर रहा है, वो बैठ के 2 चलते इकट्ठे करके महंगाई के नाम पे पर आवाम को जाके गुफ्तगू शुरू कर दे। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, वो कहते हैं ना तेरी 2 टके की नौकरी में लाखों का समझ जाए। ये सियासत के चक्कर में पूरा मुल्क बर्बाद करने निकल जाते हैं।
मैं बार बार कहता हूँ, ये इस हमारी नफरत में, इमरान खान साहब की नफरत में हुकूमत और रियासत का फर्क खत्म कर जाते हैं। आप हमसे नफरत कीजिए, अपोजिशन है, फेयर इनफ, आपका पूरा राइट है। आप हमें वो जो मत स्निंगिंग कीजिए, इल्जामात लगाइए, आप जो बैशिंग कर सकते कीजिए, लेकिन आप रियासत को एट स्टेक मत लगाइए। हमारे पास कुछ ऐसे अच्छा ऑन साहब एक बात जरूर फरमाइएगा, आपने कहा कि पीटीआई की नफरत में और आपकी नफरत में प्राइमरीली ये तमाम चीजें कर रहे हैं। ये फरमाइएगा कि ये तो अवाम की भी तो बात कर रहे हैं, जैसे महंगाई के हवाले से उन्होंने कहा है, और शहबाज साहब ने तो आपने देखा है मिनी बजट पे मिनी बजट उन्होंने कहा है, उन्होंने इस्तीफा तक मांगा है वजीर आजम का। तो ये बताइएगा कि अवाम की भी तो बात है, तो अवाम को क्या पुल करने में ये लोग कामयाब रहेंगे? क्योंकि महंगाई तो एक जेन्युइन इशू है जो कि नंबर्स में नजर आ रहा है। मैं आपको एक अर्ज करता हूँ, आज की जो हमने कीमत, असल जो इशू तो पेट्रोल की कीमत का है, उसकी थोड़ा सा ना अगर आप डिटेल में चले जाए तो पेट्रोल की जो एक्स रिफाइनरी प्राइस है वो 105 रुपए पर लीटर है। मैं सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर डीलर का मार्जिन है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उनका मार्जिन है, जो इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मैकेनिज्म है उसके पैसे डाल डोल के जो इसमें पीडीएल लेवाई है जी, वो सिर्फ उसके ऊपर इस वक्त 5 रुपए 62 पैसे है, और सेल्स टैक्स वो तकरीबन 8.5% है, 6.5% है, जो कि 8 रुपए 64 पैसे बनता है। ये पूरा टैक्स का जो मैकेनिज्म वो सिर्फ 10% है, जिसको हम इंक्रीज करके 30-35% तक तो वैसे लेके जा सकते हैं, लेकिन नहीं किया। आप सिर्फ हमारे जनवरी के फिगर उठा ले, जनवरी में हम इसी तेल के ऊपर हम 20-22% तक टैक्स पूरा ले रहे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं कि इस वक्त क्योंकि इंटरनेशनल कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, हमें लेवाई का पोर्शन और जो इसके बाद जीएसटी है उसको कम से कम रखना चाहिए। मैं आपको 2016 की फिगर बता दूं, शायद चौधरी जाफर इकबाल साहब को तो बिल्कुल याद होगा, जनवरी 2016 में इसी नून लीग की गवर्नमेंट ने 62% टैक्स इसी अवाम से वसूल किया था। 62%, यानी कि तेल सस्ता था, टैक्स के ऊपर महंगा होता था। उस वक्त किसी को याद नहीं है। और जो सबसे बड़ा इशू उनके साथ रहा है जो हम नहीं फेस कर सकते, देखिए आज कीमत बढ़ गई, इसके दो तरीके, या तो हम आवाम को बता दें कि हजूर आलमी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, गवर्नमेंट के पास कम है, हम इसको ये ट्रांसफर कर रहे हैं, हम टैक्स वसूल नहीं कर रहे, ये आलमी कीमत है जो कि हम आम की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर एक काम करते हैं इसको छुपा के साइड पे फेंक देते हैं और सिस्टम में बुक कर देते हैं। सही। इन्होंने क्या किया, मैं आपको मिसाल देता हूं, 31 मई 2018 को ओगरा ने खाका नबासी साहब को फरमाया कि हजूर 12 रुपए आप तेल की कीमत बढ़ा दें। उन्होंने फौरन नहीं, आगे इलेक्शन हम नहीं बढ़ाएंगे, ये डिले कर देते थे जान के। सो इस दफा और हमारे में इनमें फर्क ये है, ये सोचा करते थे क्योंकि बारियां लग गई, अब हमारी बारी नहीं, कोई और गाएगा, हम ये बारियों के चक्कर में नहीं जाएंगे। हम बिलीव करते हैं कि हमारे बाद जो है, हम आए या कोई भी आए, कम से कम इस मुल्क का रखवाला जरूर होगा। इस सिस्टम में कोई चीज बुक करने से एट द एंड अवाम की तरफ ट्रांसफर होनी है। सो अगर इस वक्त आलमी कीमतें $85 पे चली गई हैं, तो उसका बोझ अगर आप डायरेक्टली अवाम सही और साहब, लेकिन एक और इसमें फैक्टर है जिसको इन अकाउंट हम लेंगे कि रुपए की कदर भी तो डॉलर के बरक्स अब बहुत, आपको पता है, उसमें डिप्रिसिएशन आई है, और उस वजह से भी ये जो बोझ है हम पे ज्यादा जाहिर है महसूस हो रहा है और आयद भी हो रहा है। चौधरी साहब, 22% तक जीएसटी, पेट्रोलियम लेवी वगैरह ये तमाम चीजें लेते रहे हैं, लेकिन ये कि आप लोगों ने जो डॉलर को एक तरह से, या रुपए को बनिस्बत डॉलर के आपने जरा सहारा दिया हुआ था, वो चीज क्या आपके फेवर में गई है? और आपने अवाम की बेहतरी के लिए उस वक्त के लिए इन चीजों पे कैप लगाया था ताकि आगे आने वाली हुकूमतें उसकी भरपाई करें, ये जो अभी ऑन साहब ने बात की, क्या ये दुरुस्त है? जब आप खुद निकम्मे हैं, आप नहल हैं, आपके पास कोई काम करने का नहीं है, तो आप फिर इसी तरह की ऊट पटांग मारेंगे। आपके पास ये गुंजाइश थी कि आप शुगर मिल ऑनर्स को सब्सिडी दें कि चीनी बाहर भेज दो। भाई सब्सिडी आपने दे दी, मेरे ख़जाने से दी, तो चीनी मुल्क में रखिए, यहीं पे तकसीम कीजिए, यहीं बिके, सस्ती रहे। आपको क्यों, क्या परेशानी थी चीनी बाहर भेजने की? इसी तरह अगर आज पेट्रोल की ये बात कर रहे हैं और आलमी कीमतें सुनाते हैं, तो ये भी बता दें कि अक़वाम आलम में लोग कितने पैसे कमाते हैं। हाँ, बरतानिया में 1 घंटा मजदूरी करें, आप 7 लीटर पेट्रोल खरीद सकते हैं। फ्रांस में आप 1 घंटा मजदूरी करें 14 लीटर खरीद सकते हैं। और पाकिस्तान में आप अगर 1 घंटा जो है मजदूरी करें तो आप लीटर का कुछ चौथा हिस्सा शायद या पौना लीटर जो है वो खरीद सकें। तो इसलिए हुकूमत वक्त के पास कोई अपना लाया अमल नहीं है, कोई तरतीब नहीं है। आप सब्सिडी दें, आप मईशत को बेहतर करें, ये सारा कुछ आपने करना है। 3 साल से सब कुछ आपके इख्तियार में है। रही बात कि आप कहते हैं कि मरियम बीबी नाम लेके बात करती हैं और वो इदारों को, रियासत को, मेरे नज़दीक, मैं सियासियात का तालिब इल्म हूँ, रियासत का सबसे बड़ा इदारा वो पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली और सेनेट है। उससे बड़ी कोई रियासत नहीं। अगर आप उसे हुकूमत कह के और हुकूमत के एक महकमे को रियासत कहेंगे, और अगर आपका मकसद है कि फौज
रियासत है तो मैं इसका इनकारी हूं बतौर पाकिस्तानी, उस आइन का जो है वो बुनियादी रुकन होने के नाते इनकारी हूं। और आप कहते हैं कि नाम लेके, नाम आप जरा सड़क पे निकलें, लोग पूछेंगे कि जनरल बाजवा साहब ने खिताब करते हुए कहा था कि दुश्मन को वोट के जरिए शिकस्त दी। आसिफ गफूर साहब की वो ट्वीट आज भी लोग याद करते हैं। वो ट्वीट क्या थी कि ये तब्दीली का साल है। आसिफ गफूर साहब को आज भी लोग याद करते हैं कि उन्होंने बुला के कहा था साफियों को 6 माह के लिए मुस्बत रिपोर्टिंग करें। ये सारी चीजें ओना बात साहब लोगों को याद हैं। आप जरा बाहर निकलें, आपने हुजरों से निकलें, इंतखाबी गहमा गहमी में आए तो लोग आपसे भी हिसाब लेंगे और उनसे भी लेंगे। ये एक जाहिर है, इस पे सवाल ये है ना कि अब अगर जाहिर है सिविलियन सुप्रीमेसी, जो कि अभी मरियम साहिबा कह रही थी कि इमरान खान नवाज शरीफ बनने की कोशिश ना करें, उन्होंने ये कहा, अब वो बिल्कुल उसके बरक्स ये बात कर रही हैं कि नहीं जी इदारों के ऊपर बात आ रही है। ये दोनों जो बातें हैं ये बिल्कुल आपस में टकराव खाती है। बिल्कुल नहीं टकराव खाती, बिल्कुल नहीं। देखें, जो ये कहा कि नवाज शरीफ बनने की, वो ये है कि बतौर प्राइम मिनिस्टर परफॉर्म करने की। जो वोट लेकर आया वो बतौर प्राइम मिनिस्टर परफॉर्म करेगा। नवाज शरीफ ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि आर्मी चीफ का 6 महीने नोटिफिकेशन ना कर सका हो। मैं पार्लियामानी सेक्रेटरी डिफेंस रहा हूं, 3-4 DG ISI चेंज हुए हैं, बाकी कमान भी चेंज हुई है, कभी एक दिन का फर्क पड़ा हो। आज ये हो रहा है कि मतहत महकमा पहले जो है वो नोटिफिकेशन कर रही है। उनकी गलती है DG ISPR की कि वो प्रेस रिलीज क्यों दी आपने, जब अगर प्राइम मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन नहीं दिया। आप ये एग्री कर रहे हैं, लेकिन मरियम साहिबा ऐसा नहीं कह रही। फिर जी ऐसा ही कहा है उन्होंने। वो बिल्कुल वो ये कह रही हैं कि जनाब इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब के बकौल के सियासी मामलात की वजह से इमरान खान सियासी अंदाज में देख रहे हैं। तो सियासत यही है कि वो जनरल फैज साहब को वहां रखना चाहते हैं, वरना कोई भी फर्द आए ऑन साहब जरा जवाब दे, मेरे पास चूंकि सेगमेंट के लिए इतना ही वक्त है। जी रिस्पॉन्ड कीजिए ऑन साहब। इतने जज्बात में जा रहे हैं, चॉइस का पता नहीं आज क्या खा गया है, बट एनीहाउ भाई भूखे हैं लोग, सेनेटर साहब लोग भूखे हैं, बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहे, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। ओके, इसलिए खाने को कुछ नहीं। आप कंप्लीट करें जी। हाँ, मेरी बात, इसका सबसे बड़ा इशू पता क्या है? जब कभी ये किसी विनिंग स्ट्रीक में जा रहे होते हैं ना, ये समझते हैं हमारा राइट है, हमने जब ऑनरेबली जीता है, और जब कभी इनको धक्का लगता है ना, ये फौरन समझते हैं पुराने लगा दिया। अभी आप बाई इलेक्शन की बार बार बात कर रहे थे ये लोग, तो इस एक ही डस्का में जब ये लोग जीत गए, देखा जी हमने नाम उठा के मारा, जनाब ये कर दिया वो कर दिया। उसी सियालकोट में जब 6 महीने बाद इलेक्शन हार जाते हैं, पूरी धांधली हो गई। अभी ये जीत के आ रहे थे उस वक्त नौशेरा में, हमने जनाब KP के गवर्नमेंट में खटक सा के हल्के में जाके हरा दिया। और जब मुस्लिम लीग नून को हमने शिकस्त दे दी ये अपना आजाद कश्मीर के इलेक्शन में, जहां इनकी गवर्नमेंट बैठी थी, पिछले कितनी दहाइयों से हुकूमत कर रहे, धांधली हो। ये जो माइंडसेट है ना, इससे नून लीग निकल नहीं पा रही। जब कभी हार की बात होती है ना, ये फौरन इज्तिमा, जैसे अभी ये चॉइस साहब ने फरमाया, इनकी लीडर तो आगे जाती है, इन्होंने तो फिर जनरल साहब का नाम ले लिया, वो तो अगले लेवल पे चली जाती है ना। इनका इशू ये है कि ये किसी की जातियात को भी माफ नहीं करेंगे। आई कैन अश्योर यू, हम पे तो इल्जाम था ना कि जी हम गुफ्तगू में शायद आगे जाते हैं। आज पिछले 6 महीने से आप नून लीग के तमाम स्पोक्स पर्सन के टॉक शोज देख लें, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ऐसी गुफ्तगू ना कर रहा हो जिससे समझने लगी पता नहीं इनको गुस्सा किस चीज का है। आई मीन इनके अल्फाज की सिलेक्शन चेक करें, इनके अखलाक देखें, ये मतलब तकरीबन गाले पढ़ने को आ रहे हैं। और हजूर लेट इट गो स्लो। आपको पता नहीं इशू क्या है, इनको शायद ये समझ गई है कि नवाज शरीफ साहब क्योंकि चोर और लुटेरे साबित हो चुके हैं, उसने मुल्क में वापस आना नहीं है, बेटी उसकी न्यायालय हो चुकी है, शहबाज शरीफ पे केस चल रहा है, हमजा पे केस चल रहा है। पूरी शरीफ इंडस्ट्री के अंदर एक बच्चा ऐसा नहीं बचा जो इसको ये वजीर आजम का नामजद कर सके। इस सिचुएशन में इनकी जो समझ नहीं पा रही कि इनको करना क्या है। हजूर ये जो लेगेसी की पॉलिटिक्स है सर, ये पाकिस्तान में खत्म हो चुकी है। मेरा बाप मेरा है और मेरा बच्चा, अब ये सियासत नहीं चल सकती। पाकिस्तान में सियासत चलेगी असूलों की। आप मेहरबानी करके शरीफ फैमिली से बाहर निकलें, अपने को इज्जत दें, अपनी पॉलिटिक्स को आगे लेके चलें, एक नैरेटिव को फ्रेम आउट को डिफाइन करें और एक क्लियर माइंडसेट के साथ पॉलिटिक्स करें। ये मड स्लिंगिंग से बाज आ जाए, वो गंदा। ठीक है ऑन साहब, ठीक है राइट। नाजरीन, आई विल हैव टू वाइंड अप ऑन दिस नोट, मेरे पास इतना ही वक्त है सेगमेंट के लिए। वो दोनों हजरात का शुक्रिया। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी हमारे साथ थे, चौधरी जाफर इकबाल। ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट पे वापस आते हैं। स्टे विद अस। आकाए दो जहां रहबर इंसानियत खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
सीरत तैयबा के इल्म दोस्त और नादार परवर पहलू की रोशनी में वजीर आला पंजाब की हिदायत पर हुकूमत पंजाब की जानिब से सूबा भर में इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की सतह के ज़हीन और नादार तलबा और तालिबात के लिए 1 अरब रुपए सालाना की लागत से रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अब तक 28 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 10,851 स्कॉलरशिप्स की फराहमी। शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान के टॉप 5 मेरिट स्टूडेंट्स में से एक हूँ। मैं एक लो इनकम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे वालिद साहब रिक्शा चलाते हैं। रहमतुल लिल आलमीन स्कॉलरशिप की वजह से मेरी फैमिली का फाइनेंशियल बर्डन बहुत कम हो गया और अब मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रख सकता हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फॉर टेकिंग सच इनिशिएटिव्स। 13वां बरस 83 करोड़ रुपए से ज्यादा के 29,142 स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे। दरखास्त की वसूली का ऑनलाइन निजाम और बैंकिंग चैनल्स के जरिए वज़ाइफ की शफाफ तरसील। मज़ीद मालूमात या ऑनलाइन दरखास्त के लिए अभी विजिट करें हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक नाजरीन। अगले सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान में एक ओवरऑल जो एनर्जी के हवाले से जो एक सिचुएशन है। कल इसके ऊपर हमाद अजहर साहब ने जो वज़ीर हैं बराए तवानाई, उन्होंने खासा एक अहम और तवील इजहार ख्याल किया और इस हवाले से ये खबर ब्रेक की कि 1 रुपया 68 पैसे यानी कि 1 रुपी 68 पैसा तक पर यूनिट बिजली की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा किया गया है। और जो समरी थी इस हवाले से वो 1 रुपया 39 पैसे तक की थी पर यूनिट के इजाफे की, लेकिन जो इजाफा किया गया है दैट इज़ 1 रुपीज़ एंड 68 यूनिट्स। इसमें एक इंटरनेशनल सिनेरियो है नाजरीन, जिसकी हमने कल भी आपके सामने बात की और वो पूरा जो एक डिस्कशन था वो हमने कल आपके सामने टेक्निकल बुनियादों पर रखा कि एक तो इसमें बैनुल अक़वामी सतह पर जो एनर्जी प्राइसेस हैं या तवानाई की जो कीमतें हैं उनमें एक इजाफा हो रहा है और उसकी एक बहुत अहम ट्रांसलेशन पाकिस्तान में आ रही है। फिर हमारा जो वीकेंड रुपी है उसका भी एक बहुत खातिर ख्वाह असर इस पूरे मामले में है। ये तो खैर स्पेसिफिकली जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनकी बात हो गई, जिसमें अक्सर व बेशतर हम पेट्रोलियम मसनूआत और उससे बनने वाली बिजली की भी बात कर रहे हैं। लेकिन सिमिलरली नाजरीन इसी किस्म का इजाफा अब हमने एक मरतबा फिर बिजली की कीमतों में देखा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो अभी तक जो मौजूदा दौरे हुकूमत में बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, जो जराए बताते हैं तकरीबन 52% तक का इजाफा हम अभी तक देख चुके हैं। हैविंग सेड दैट गर्दिशी कर्जों का जो एक बोझ है वो अवाम पर ना पड़े, हुकूमत ने ये कहा है कि वो ये इंश्योर करना चाहते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड हुकूमत ने ये भी कहा है कि गर्दिशी कर्जे ही सबसे प्राइमरी वजह है जिसकी वजह से इस किस्म का इजाफा बार बार इम्पोज करना पड़ रहा है। और जाहिर है इसमें जो एक IMF के शराइत हैं वो भी सामने हैं, चूंकि IMF यकीनन सब्सिडीज से गुरेज करने को पाकिस्तान को पाबंद करता है और सब्सिडीज मजीद नहीं दे सकती है गवर्नमेंट ने ये कहा है कि उनके पास मजीद इस हवाले से कुछ नहीं है, तो लिहाजा जो कुछ इजाफा है वो अब सार्फिन की जानिब उसको मुंतकिल किया गया है। लेकिन इसी के साथ एक दूसरी बात प्राइमरी तौर पर यह भी है कि हुकूमत बारहा ये बात भी हमें बता चुकी है कि बिजली वाफिर मकदार में गवर्नमेंट के पास मौजूद है और गालिबन उसकी उतनी यूटिलिटी नहीं है जितनी कि बिजली की जनरेशन हमारे पास मौजूद है। तो लिहाजा सर्दियों में एक सीजनल पैकेज जो है वो हुकूमत ने मुतारिफ कराया है कि 300 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल करने वाले जो सर्दियों में सार्फिन होंगे उनको 5 से 7 रुपए तक की जो सस्ती बिजली है वो पर यूनिट मुहैया की जाएगी। इन दोनों बातों को अगर हम मिला के देखें तो एक तो इसके ऊपर ज़रा रैशनल ढूंढने की अभी इस सेगमेंट के तहत कोशिश करेंगे कि आया सर्कुलर रेट के लिए उससे निपटने के लिए बिजली की कीमतें या निर्ख बढ़ाना वो ज़रूरत वक्त है, या फिर अगर वाफिर बिजली हमारे पास हमारे सिस्टम में मौजूद हैं तो ट्रांसमिशन के जो मसाइल हैं, इस किस्म के इम्पेडिमेंट्स, इस किस्म की बॉटलनेक्स को क्यों दूर नहीं किया जा रहा है, एक इस हवाले से बात करेंगे। साथ साथ नए गैस कनेक्शंस भी नहीं दिए जाएंगे, ये भी हुकूमत ने बताया है, जब तक नई स्कीम्स इस हवाले से मुतारिफ नहीं हो जाती और नई स्कीम्स जो हैं वो मुतारिफ भी नहीं हो जाती और पुरानी स्कीम्स कंप्लीट नहीं हो जाती। कैटेगोरिकली ये बात की है जनाब हमाद अजहर ने, तब तक नए गैस कनेक्शंस भी नहीं दिए जाएंगे। और गैस के हवाले से 10 कार्गोज तक का बताया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि जो टेंडर्स हैं वो हासिल कर लिए गए हैं। याद रहे नाजरीन, पिछली जो सीजन थी हमारी और सर्दियों की, उसमें 11 कार्गोज का बताया गया था कि हासिल किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद कई जगहों पर यह रिपोर्ट हुआ कि गैस का बहरान फेस किया गया है लोगों की तरफ से। तो अब इस मरतबा क्या ये 10 कार्गोज जो हुकूमत बता रही है कि काफ़ी होंगे, क्या ये वाकईतन काफ़ी रहेंगे और कोई इस किस्म का बहरान सर्दियों में माह सरमा में हम नहीं देखेंगे गैस के हवाले से? इन तमाम उमूर पे आज हम बात करेंगे और हमारे
एक तो डोमेस्टिक कुछ फैक्टर्स हैं उनको भी इन अकाउंट लेंगे एंड एज वेल एज इंटरनेशनल वंस। हमारे साथ जो एक्सपर्ट का पैनल है उसमें गवर्नमेंट का भी पर्सपेक्टिव है और न्यूट्रल पर्सपेक्टिव भी है। हसान खाबर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान हैं आप पंजाब हुकूमत के और पॉलिसी मैटर्स पे वैसे भी लिखते रहे हैं। वेलकम ऑन बोर्ड हसान साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। हमारे साथ बजरिया स्काइप हैं आप, और डॉक्टर खाकान नजीब नाजरीन माहिर मुआशियात हमारे साथ हैं, आप भी बजरिया स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन। अगर मैं डॉक्टर खाकान साहब आपसे बात का आगाज़ करूं ताकि आपके भी कुछ जो पॉइंटर्स होंगे वो हसान कैन देन रिस्पॉन्ड टू दोज। बताइएगा आप कैसे देखते हैं इन तमाम इजाफों को? जाहिर है इसका एक पब्लिक रिएक्शन इसके हवाले से एक है जो बड़ा एविडेंटली मौजूद है, लेकिन रैशनल आप इसमें क्या देखते हैं? ये जो बैनुल अक़वामी कीमतें हैं, गर्दिशी कर्जे हैं, क्या इनसे निमटने के लिए यही हमारे पास वाहिद रास्ता था? मोना, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, ऑलवेज अ प्लेजर। प्लेजर। देखिए, ये जो पाकिस्तान में इस वक्त टैरिफ चल रहा है उसमें 3 तरह के टैरिफ्स इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं। एक तो है आपका फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जिसका ताल्लुक है कि आपका क्या मिक्स आ रहा है एनर्जी का और क्या इंपोर्टेड फ्यूल की प्राइस है, क्या इंपोर्टेड कोल की प्राइस है। वो तकरीबन 2 रुपए महीना बढ़ता हुआ आ रहा है। सो दैट्स वन थिंग। नंबर 2 आपका एक क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स है कि कोई नए प्लांट्स ऐड हो रहे हैं, वो एक होता है। और तीसरा जो इस वक्त आप जिसकी बात कर रही हैं, 1 रुपए 39 पैसे, ये वो इजाफा है जो नेपरा ने बेस टैरिफ डिटर्मिनेशन में 3 रुपए 95 पैसे किया था। उसका पार्टली पास थ्रू हो गया था मार्च अप्रैल में, बट देन 1 रुपए 39 पैसे को होल्ड किया गया और वो अब पास कर दिया। अगर आप ये ना पास करें तो ये 108 अरब रुपए सर्कुलर डेट में ऐड करेगा सालाना, और बाकी 8 माह में 72 अरब रुपया। अब देयर आर 2 वेज अबाउट इट, या तो हुकूमत इसको सब्सिडी दे दे या 108 अरब सर्कुलर डेट में ऐड कर दे। सो हुकूमत ने ये मौजू समझा राइटली कि इसको पास कर दिया जाए, प्लस इसमें इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ द फंड मौजूद है, बिकॉज फंड से ये चीज अप्रैल में भी तय हुई थी कि ये पास थ्रू जो है इलेक्ट्रिक सेक्टर का किया जाएगा। तो ये तो एक चीज है। पर सर्कुलर डेट सिर्फ इस चीज का चूंकि नाम नहीं है, सर्कुलर डेट स्ट्रक्चरल और पॉलिसी इश्यूज का एक मजमूई तौर पे एक चीज है जो उसको डिटर्मिन करती है, जिसमें ऑब्वियसली आपने राइटली कहा कि हमारे T&D लॉसेस, हमारा जो बिलिंग है वो 80-90% के करीब रहना, जो बढ़ के 97% हुई है, बट वो एरियर्स का पिकअप है। नॉर्मली अबाउट 10% वहां से आ रहा होता है। T&D लॉसेस 13% इस वक्त नेपरा ने किए हैं डिटर्मिन, हम तकरीबन 17-18% से हैं। तो ये 2 चीजें ऐड करती हैं। फिर अंडर सब्सिडी बजटिंग, दैट इज अ बिग आंसर जो कि सर्कुलर डेट में ऐड करता है। और कुछ पॉलिसी के और मसाइल हैं, जैसे GST चार्ज होता है कंप्लीट रेवेन्यू पे, बट कलेक्शन चूंकि 10% कम हो रही है तो पावर सेक्टर को तो पे करना पड़ता है FPR को। सो वो मसाइल और कुछ और मसाइल हैं, जैसे AJK को सस्ती बिजली दी जाती है बट नेपरा पूरा चार्ज कर रहा होता है। सो मजमूई तौर पे ये पर्सपेक्टिव है, और इन सब को इन द शॉर्ट रन हल करना चाहिए अगर हम फ्लो को जीरो करना चाहते हैं। फेयर इनफ। अच्छा हसान साहब आप बताइएगा, चूंकि आपसे पब्लिक पल्स की भी बात करना ज़रूरी है और इन प्रिंसिपल तो डॉक्टर खाकान ने अग्री किया है इस फैसले से, लेकिन आपका इस पे क्या पर्सपेक्टिव? चूंकि IMF ने कहा है और IMF के साथ जो अब तक इत्तलात मौसूल हो रही हैं, एक तो इसके हवाले से सबसे पहले बताएं कि किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए हैं मुज़ाकरात जो पाकिस्तान के साथ IMF टीम के चल रहे हैं देयर इन द USA। तो इस हवाले से बताइएगा कि क्या इत्तलात हैं, चूंकि ऑब्वियसली उनकी कंडीशंस को अबाइड करने के लिए भी हमने काफी सारा जो ये एक बर्डन है वो आवाम के ऊपर पास ऑन किया है। अच्छा देखिए मोना, जो सर्कुलर डेट के हवाले से तो डॉक्टर साहब ने बात कर दी, उन्होंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। कुछ कहने के लिए रहा तो नहीं, लेकिन मैं भी चलें कुछ अपने 2 सेंट्स ऐड कर दूंगा। पहले IMF की बात करते हैं। IMF के ऊपर तो देखें, अभी तक एक अखबारी खबर आई है कि नेगोशिएशन नहीं हुई। जाहिर है कि वहाँ पे कुछ डिले है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अभी तक मुज़ाकरात चल रहे हैं और कल शायद हमें पता चलेगा कि ये किस नहज पे पहुंचे हैं। उसके बाद हम कोई हतमी बात कर सकते हैं। यानी अभी हतमी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता है कि इनकंक्लूसिव रहे हैं मुज़ाकरात? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि अभी हतमी तौर पर ये कहा जा सकता है कि हम नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि IMF का प्रोग्राम अगर हो जाता है, हमारा ये रिव्यू हम पास कर लेते हैं, तो जाहिर है कि इसके साथ कुछ चीज़ें एसोसिएटेड हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो हमने लेने हैं। लेकिन अगर हम ये नहीं करते तो तब भी आप ये ना समझें कि हम बिल्कुल हमें खुली छूट मिल जाएगी। हमें ज़र मुबादला की ज़रूरत है। हमने अपने रिजर्व्स बड़ी मुश्किल से बिल्ड किए हैं, हमने उन्हें प्रिजर्व करना है, तो हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन इसमें जो आवाम के लिए मैसेज है वो ये है कि आप ये देखें कि आपकी जो हुकूमत है
वो इस वक्त वाशिंगटन डीसी में अवाम की जंग लड़ रही है। वो आईएमएफ को कन्विंस कर रही है कि जो बातें आप कर रही हैं वो किताबी बातें हैं, वो चाहे किताब पे ठीक है, नंबरों की जमा तकसीम ठीक है, लेकिन हमारे लोगों के लिए आप कुछ आसानी करें, अपनी कंडीशंस नरम करें, इसलिए इनकंक्लूसिव है ना। अगर आईएमएफ की सारी बात सुन ले फिर तो मसला हल है, जो वो कहते हैं हम करते जाए तो बात खत्म है। तो मेरे ख्याल में ये आवाम को जानने वाली बात है कि ये उनकी जंग लड़ी जा रही है। अच्छा, अब आते हैं तीसरे सर्कुलर डेट के ऊपर। आपको बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब ने समझा दिया, मैं इस पर सिर्फ ये ऐड करता हूँ, इसकी जो पॉलिटिकल इकॉनमी है वो ये है कि ये पिछले 25 साल के गलत फैसलों का नतीजा है, जो 1994 की पॉलिसी से शुरू हुए, फिर अगली पॉलिसी आई, उसके अंदर आपने डॉलर इंडेक्सेशन की, हाई रेट्स एग्री किए, फिर उसके पैसे भी पूरे नहीं दिए, वो सर्कुलर डेट क्रिएट होता गया। सर्कुलर डेट क्या है? गर्दशी कर्जा, यही है ना, जो पेमेंट आपने देनी थी नहीं दी, वो पेबल्स के तौर पर सीपीपी या वो इकट्ठी हो गई। अच्छा, अब आप ये डबल जेपडी हो गई। एक तो आपका जो अगला बिल है वो महंगा होता जा रहा है, जाहिर है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ रही हैं, पिछले कर्जे, आप अपना पिछला जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपके ऊपर है। दूसरी बात यह है कि आपका सर्कुलर डेट खड़ा भी है और वो बढ़ भी रहा है। जो फ्लो की बात की डॉक्टर साहब ने, फ्लो का मतलब ये कि हर साल आप उसमें कितना इजाफा कर रहे हैं। तो ये तो बात पक्की है कि ये ऐसे सूरत हाल चल नहीं सकती। आईएमएफ का प्रोग्राम रहे या ना रहे, और अवाम जो भी कहे, ऑपोजिशन जो भी कहे, ये बात अवाम के सामने लानी चाहिए कि जो पिछले 25 साल की गलतियां हैं ये ऐसे हम बढ़ा नहीं सकते, वरना आपका तो पूरा बजट गर्दिशी कर्जा खा जाएगा, आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स खा जाएंगी, ये तो बढ़ते बढ़ते 1 खरब तक पहुंचेंगी। तो इस वक्त ज़रूरत यह है कि अवाम को एतमाद में लेके कुछ फैसले किए जाएं ताकि हम इसको आहिस्ता आहिस्ता कमी की तरफ लाएं, वरना ये अनसस्टेनेबल हो जाएगा। जो गैस की आपने बात की, फिर हम दोबारा कर लेते हैं क्योंकि वो फिर एक और मौजू है। ये जाहिर है एक हमारे पास पिछला चला आ रहा एक बर्डन है गर्दिशी कर्जों का, लेकिन ये सवाल तो बड़ा वैलिड पूछना बनता है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो कि आईएमएफ भी आपको कहता है बाय द वे, और अभी खाकान साहब ने भी उसकी तरफ पिन पॉइंट किया, उनके लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने ऑल दीज 3 इयर्स? इसका जवाब पहले आप फरमाइएगा डॉक्टर खाकान। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या आपने कोई देखे हैं, तरसीली निज़ाम में कोई बेहतरी देखी है? और कुछ 2 बातों को जरा ऐड करने में हमारी मदद दीजिएगा। एक तरफ हम बिजली की निर्ख में, उनकी कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, जो कि ये कि 200 यूनिट से जो कम बिजली इस्तेमाल करेंगे उनके ऊपर लागू नहीं होगा, बट ऑन द अदर हैंड हम सीजनल एक पैकेज भी दे रहे हैं 300 यूनिट से बिजली जायद इस्तेमाल करने वालों को। अगर एम्पल एनर्जी है तो इन दोनों बातों को जरा मेल जोल इनका कराने में थोड़ी हमें मदद कीजिएगा, रिकंसाइल करवाएं। मोना, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस। सो हम इस पे बात करते हैं कि क्यों हम मार्जिनल पैकेज देना चाहते हैं। मेरे ख्याल में तो जो इस वक्त पूरा प्राइसिंग मैकेनिज्म है ना मोना, इसको तब्दील कर देना चाहिए। ये एक सप्लाई कंस्ट्रेंड मैकेनिज्म है जो इफेक्ट में है कि मैं जैसे जैसे अपनी बिजली की खपत बढ़ाता चला जाता हूं, मेरा टैरिफ बढ़ता चला जाता है, जबकि हम एक सप्लाई कंस्ट्रेंट से निकल गए हैं एट व्हाटएवर प्राइस, और अब हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। सो हम चाहते हैं कि आप ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें, हसान ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें, इंडस्ट्री ज्यादा बिजली इस्तेमाल करे, कमर्शियल। दैट इज व्हाई यू आर गिविंग अ पैकेज टू द गुड कंज्यूमर्स ऑफ पाकिस्तान। और इसी में आप ये चाहते हैं कि गैस के ओवन, गैस के गीजर, गैस के वो अप्लायंसेस जो पाकिस्तान में गैस का ज़िया कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट एफिशिएंट, उनसे दूर जाके बिजली की एफिशिएंसी पे जाएं। मैं तो इससे बढ़ के चाहता हूं कि मार्जिनल प्राइसिंग से आगे बढ़ के हम पूरा रीवैम्प कर दें, और ये नेपरा को मिनिस्ट्री के साथ बैठ के लीड लेके करना चाहिए। सो तो ये तो एक पॉलिसी इशू है। पर आपने असल जो बात की है ना कि अब हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड रियली, अगर हमने स्ट्रक्चरली इस इशू को ठीक करना है। देखिए, पूरा जो एम्बियंस है ना पावर सेक्टर का, इसको हमें तब्दील करना पड़ेगा। नंबर 1, गवर्नमेंट का काम नहीं होना चाहिए कि वो डिस्को चलाए, गवर्नमेंट का काम नहीं होना चाहिए कि वो जेनको चलाए। फेयर इनफ। पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कोर्स पे हमें एक एग्रीमेंट एज अ नेशन, जैसे कि हसान कह रहे हैं, सारी कौम को, सारी पॉलिटिकल डिवाइड को, सारी एस्टैब्लिशमेंट को करना चाहिए। दिस इज लाइफ लाइन फॉर पाकिस्तान। नंबर 2, जो हमारे जनरेटिंग कंपनीज हैं जो कि अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, उनको रिटायर कर देना चाहिए। नंबर 3, हमें हेविली इन्वेस्ट एनटीडीसी में जरूर करना चाहिए ट्रांसमिशन में, बट अगेन ये पीएसडीपी से नहीं करना चाहिए। जरूर जितना हम पीएसडीपी से इस्तेदाद रखते हैं करें। दुनिया भर में अब मॉडल तब्दील हो गया। मॉडल ये है कि आप लीज करें,
और आप लाइन बिछाएं एज अ प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट वो आपको सहूलत दे और हम इनसे कंसेशन एग्रीमेंट्स करें। हाँ, तो हमें तीसरी चीज ये करनी चाहिए। चौथी चीज ये करनी चाहिए हमें कि हम कोल इस वक्त $240 पे इंपोर्ट करें। 3 गुना कोल की कीमत दुनिया में बढ़ गई है। हमें अपने लोकल कोल को ऑन इमरजेंसी बेसिस, जैसे जामशोरो है हमारा प्लांट, गवर्नमेंट का प्लांट है, उनको लोकल कोल पे मूव करना चाहिए। इसके अलावा जो हमें बहुत जरूरी काम करने वाले हैं कि एक मल्टी सेलर मल्टी बायर मार्केट बनानी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट पे ये जो बोझ है हर वक्त सही, की सही। गवर्नमेंट ही बायर बनी हुई है, इससे भी हमें निकल जाना सिर्फ एक चाहिए। जुमला और अगर हम फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि आपने अभी तक इनमें से कोई मेजर्स या इसकी जानिब जाता हुआ देखा है जो पॉलिसी लेवल का हमारा पूरा फ्रेमवर्क है? देखें, एनटीडीसी में एक्सपेंशन जो है वो जरूर देखी है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि जो अब 30-32 हजार मेगावाट बिजली मुल्क में मौजूद है उसकी तरसील की जाए। सो पीएसडीपी को उस तरफ जरूर लेके गए हैं। लोकल कोल पे काम हो रहा है, बट आई थिंक कि वी कैन रियली स्पीड दैट अप। फिर आपने मार्जिनल प्राइसिंग थोड़ी सी देखी है, पर हम इसको भी चाहते हैं कि ओवरऑल टैरिफ स्ट्रक्चर को और बेहतर हम कर सकें। फिर इसी तरह हमें कई का मसला भी हल कर देना चाहिए। उनके साथ जो भी पावर परचेज एग्रीमेंट है वो करके उनको हम 2000 मेगावाट बिजली दे रहे हैं उसको हमें इंक कर देना चाहिए, सो दैट हम उनके साथ भी मूव फॉरवर्ड कर सके। अगर हम ये सारी चीजें करें तो एक आप नया पावर सेक्टर लाइक योर टेलीफोन सेक्टर देखेंगे कि बिजली जो है एक कमोडिटी की तरह सबको आपने एक अवेलेबल मिला जुला सा एक वो बताया है होगी। कि कुछ चीजें हुई हैं लेकिन कुछ चीजों पे काम बाकी है। हसान साहब, योर पर्सपेक्टिव, आप तरसीली निज़ाम में समझते हैं कि कोई बेहतरी आई? और गैस कार्गोज, इसके बारे में ज़रा बिल्कुल हमें रेलिवेंटली बताइएगा। 10 कार्गोज अगर इस मरतबा हैं तो क्या वो काफ़ी होंगे? पिछली दफ़ा 11 थे और बहरानी कैफियत आई थी सर्दियों में। अच्छा, पहले ज़रा इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मार्केट का फ्यूचर वही है जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, मल्टी बायर मल्टी सेलर मॉडल। मैं आपको क्विकली पहले ये बता दूं कि हुकूमत ने अभी तक क्या किया है। IPPs के साथ रीनेगोशिएशन की हमारी गवर्नमेंट ने। मल्टी बायर मल्टी सेलर मॉडल की अनाउंसमेंट जो कि अब आगे चलना है वो की हमारी गवर्नमेंट ने। तरसीली निज़ाम की बात डॉक्टर साहब ने कर दी। डिस्कोस के बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं, उनकी परफॉर्मेंस और उनकी रिकवरियाँ बेहतर की हमारी गवर्नमेंट में। तो ये कई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ऐसे हैं जो साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमने बिजली की कीमत पे अगली नस्लों पे कर्जा चढ़ा के सियासत और सौदा नहीं किया। हमने मुश्किल लेकिन सही रास्ते का इंतखाब किया है। हमने आसान और गलत रास्ते का इंतखाब नहीं किया कि कर्जे मज़ीद बढ़ा दें और अभी बिजली की प्राइस रोक के रखें जैसे मुस्लिम लीग नून ने किया इलेक्शन जीतने के लिए। हम नस्लों का सौदा नहीं करते, ना करना चाहते हैं, ना कर सकते हैं। तीसरी बात इसमें यह है कि इसमें टेक्निकल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं और मेरे ख्याल में जो कुछ भी उसका लैंडस्केप है डॉक्टर साहब ने आपके आगे लेआउट कर दिया। इसका जो हल ढूंढना है वो सियासी है। आपकी अनफॉर्चुनेटली जो आपकी अपोजिशन जमातें हैं वो तो ये बात में इंटरेस्टेड नहीं, वो तो नारेबाजी में इंटरेस्टेड हैं, जलसे में है। ना वो इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करना चाहते हैं, ना वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करना चाहते हैं, ना वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को रिफॉर्म करने की बात करना चाहते हैं। तो जब तक इसके ऊपर अपोजिशन हुकूमत के साथ नहीं बैठेगी, इसमें जो मुश्किल डिसीजंस हैं वो नहीं लिए जा सकते। इसमें कौम को इत्तेफाक करना पड़ेगा कि ये मसले सियासी नहीं है, ये हमारे मुस्तकबिल के मसले हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के मसले हैं। सही, गैस अच्छा, के हवाले अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ, गैस की तरफ। देखिए, गैस का मसला जो है ना वो हम पहले नंबर ऑफ कार्गो से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ आपके थ्रू लोगों को, आपके तो इल्म में है कि गैस का मसला क्या है। गैस का मसला ये है कि आपकी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो ओवर टाइम नीचे जा रही है 7 से 8%। आपकी रिलायंस इंपोर्टेड LNG पे बढ़ रही है। इंपोर्टेड LNG की जो प्राइस है वो कहीं ज़्यादा है, आपका डोमेस्टिक टैरिफ बहुत कम है। यानी कि आप $11-12 जो आपके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उस पे LNG का वो ले रहे हैं रेट, और आपका जो डोमेस्टिक टैरिफ है वो $2 से $3 है। अगर हम ये करते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा गैस इंपोर्ट करके डोमेस्टिक मार्केट इस वक्त आपको ले चलेंगे कराची, जहां गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। में हमने लंगर का एहतमाम किया है जो जारी रहेगा गवर्नर हाउस में। हमने गवर्नर हाउस के गेट को खोला है आम पब्लिक के लिए, फैमिलीज़ के लिए कि वो आएँ यहाँ पर खाना खाएं और हमारे नबी की जो नाते हैं
उन्हें समाअत फरमाएँ। और यहाँ पर हमने इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं 22 तारीख को इंशाअल्लाह हम एक बहुत बड़ा यहाँ पर इज्तिमा कर रहे हैं। एक सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस हम रख रहे हैं जिसमें तमाम जय्यद उलमा, तमाम गद्दी नशीन, हर फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा को हमने दावत दी है कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पूरे दिन का हम प्रोग्राम रखेंगे। इंशाअल्लाह आपके साथ जल्द शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। कराची में इस वक्त गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मीडिया से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस में लंगर का अहतमाम किया गया है, फैमिलीज़ यहाँ पर शिरकत कर रही हैं। इस हवाले से वो इजहार ख्याल कर रहे हैं। कराची में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मीडिया से बात कर रहे हैं। गवर्नर हाउस से मुताल्लिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर लंगर का अहतमाम किया गया है। इसी के साथ ही पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फ़िलहाल इतना ही। या रहमतुल लिल आलमीन, या रहमतुल लिल आलमीन। जनवरी से 1-2 और आ जाएंगे। अब क्या हम 9 से इनको 11 पे ले जा सकते हैं नवंबर दिसंबर में अगर ज़रूरत हो? उसका जवाब ये है कि अब मार्केट में तो अवेलेबल है, आपको कीमत हम बता देते हैं कीमत क्या है, कीमत अदा कर दें आपको मिल तो अब जाएगा। आपके सामने है जी। आप कीमत अगर अदा कर सकते हैं, वो कीमत तो आपकी $20 से भी ऊपर जा रही है इस वक्त, तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं लेना? ये असल मसला है इसका। ये और ये जो एक क्रिटिसिज्म फ्रॉम सर्टेन सेक्शंस आया था, आई एम जस्ट टेम्प्टेड टू आस्क, आपका आखिरी कमेंट इसके ऊपर हसन साहब के बर वक्त शिपमेंट नहीं मंगवाई गई थी एलएनजी की, ये इसके ऊपर बताइएगा। ये इल प्लेस्ड था गिवन द सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट्स जो कि आपने बताए हैं और फिर हमने रीनेगोशिएट किए हैं अभी हाल ही में। जी हमारा तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है। ये बाकी देखें मन घड़त जो बातें हैं ना, इनका तो जवाब देना नहीं ख्याल दे मेरिट रिस्पॉन्स। डॉक्टर साहब न्यूट्रल आदमी है, लोग कहेंगे कि हसन खाबर जो भी बात करे हुकूमत की सपोर्ट वगैरह, आप डॉक्टर साहब से उसकी कहानी पूछ लें, लेकिन इन बातों में कोई हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि हमारी हुकूमत ने एलएनजी के बेस्ट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स तारीख में नेगोशिएट किए हैं। हमें वो रेट मिला है जो चाइना को मिला है, चाइना को कतर से। ये इस बात का सबूत। राइट नाजरीन, आई विल हैव टू वाइंड अप ऑन दैट नोट। आई थिंक मेरे पास यही वक्त था फॉर दिस लास्ट सेगमेंट। थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन, हसन खाबर, डॉक्टर खाकान नजीब ने हमें ज्वाइन किया था। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।